Hello everyone. So today we are going to continue our series of BPAG 174 Sustainable Development. ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पहला यूनिट देख लिया है. ब्लॉक 1 का पहला यूनिट हम लोग देख चुके हैं. आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है. सबसे पहले हम लोग कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं. एजेंडा 21. द एजेंडा 21 is a 900-page document which focuses on certain domains to strengthen the 3 pillars of sustainable development: social and economic dimension, conservation and management of resources, major groups and the means of implementation. ठीक है, एजेंडा 21 जो है वो 900 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस बात पे फोकस करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं. पहला पिलर है कि इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन होने चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, चीज़ों को बचाना चाहिए, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी खर्च करनी है, कितनी खर्च नहीं करनी है. ठीक है, एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसको इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल एरा. दिस इज एन एक्सपोनेंशियल एरा बिकॉज द नेक्स्ट 30 to 40 years will face worse problems due to the massive and exponential increase in population across the world. अभी जो चल रहा है दौर वो एक्सपोनेंशियल एरा है क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले 30 से 40 सालों में बहुत ज़्यादा मुसीबतें हम लोगों को देखने को मिलेगी. जैसे वाटर एंड फूड शॉर्टेज एंड गरीबी विल लेड टू क्राइसिस सच एज लॉस ऑफ वर्ल्ड्स इकोसिस्टम एंड स्पीसीज. ठीक है, मतलब गरीबी, वाटर और फूड शॉर्टेज की वजह से क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को कि वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है उसमें लॉस हो रहा है और जो बहुत सारे स्पीसीज हैं वो भी जा रहे हैं. ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज. इट इज a treaty of World Trade Organization WTO which was implemented in January 1995. The treaty was created to extend the multilateral trading system to service sector. ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रीटी है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ जनवरी 1995 में. और ये जो ट्रीटी है इसका जो मेन क्रक्स है वो ये है ताकि मल्टी लैटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो एक्सपैंड हो सके, मतलब जो ट्रेड है वो अच्छे से बरकरार रहे, सारे जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस है वो आपस में अच्छे से ट्रेड कर पाएँ. पर्सनल हेट्रोजेनिटीज, डिफरेंसेस. ठीक है, different individuals have specifically different characteristics like age, gender, illness and disabilities which makes their needs unique. पर्सनल हेट्रोजेनिटीज़ का मतलब है कि हर एक इंसान जो है वो अलग है, उनका उम्र अलग है, उनका जेंडर अलग है, उनको बीमारियां अलग तरह की हो सकती हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी अलग है जिसकी वजह से उनकी नीड्स भी अलग अलग हैं. Quality of life. It compares of various elements of affordable housing, physical and mental, medical support, educational training opportunities, employment opportunities, access to support and safety and security. Quality of life directly refers to the well-being of individual in a society. देखो, quality of life इन सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है. क्या आपका mental state है, क्या आपका physical state है, क्या आपको इनके लिए support मिल सकता है, आपको education कैसा मिला, आपके एजुकेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपको एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली या नहीं मिली. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आसपास की रोज़मर्रा की डेली की नीड होती हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि उसका कितना वेलबींग है, मतलब कि वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है. ये सारी आपकी चीज़ें जो हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाती हैं. Social cohesion. Social cohesion in a society means that the society works towards the well-being of the people irrespective of the social status. Social cohesion का मतलब है कि सोसाइटी जो है उसका मतलब है कि सोसाइटी काम करती है well-being के लिए, जहाँ पे सोशल मतलब कि लोगों का स्टेटस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अमीर हो या गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं है. सोशल कोहेशन में आपको हेल्प मिलेगी तो आपको हेल्प मिलेगी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल development has been defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It is the most popular definition given by Brundtland report. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ना बहुत सारी डेफिनेशंस थी. पहले इसका डेफिनेशन कुछ और था, फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, फिर कुछ और चीज़ें ऐड की गई, तो बहुत सारा डेफिनेशंस है. लेकिन एक डेफिनेशन जो वर्ल्ड वाइडली बहुत पसंद किया जाता है वो क्या है कि ऐसा डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए जो कि आज के नीड्स को पूरा करे और आगे
आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के नीड को पूरा करने के लिए भी सक्षम हो, उनको अपनी नीड में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs क्या हैं ये? यूनाइटेड नेशंस हैज फॉर्मुलेटेड 17 सस्टेनेबल गोल्स। यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल गोल्स निकाले थे इन 2015, कवरिंग मोस्ट ऑफ द रेलिवेंट एरियाज टू विच 193 मेंबर नेशंस प्लेज्ड देयर सिग्नेचर्स एंड सपोर्ट। ठीक है, जिसमें वो हर रेलिवेंट एरिया को कवर करते हैं और 193 मेंबर ऑफ द नेशंस ने, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस का जितने भी नेशंस पार्ट हैं, 193 नेशंस जो हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट और इसके लिए साइन दिया है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, अ लाइवलीहुड इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्या होता है? तो एक लाइवलीहुड सस्टेनेबल तब होता है व्हेन इट कैन cope with and recover from the stresses and shocks of environment or enhance its capabilities and assets both now and in the future without undermining natural resources। सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब सीधा सा है कि अगर एक एप्पल का पेड़ है, ठीक है, वो एप्पल का पेड़ से आप एप्पल निकाल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ करके खाओ, लेकिन इस एप्पल के पेड़ को दोबारा से इतना समय दो, इतना पानी दो, इतना स्पेस दो, इतना सनलाइट आने का ये दो कि ये दोबारा से अपने पौधे पे फिर से फल लगा पाए। जिसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि इतना इसको स्ट्रेस मत दे दो, इतने अब मतलब कि अब इसके फल तोड़ करके हो गया है तो मुझे पत्तों का भी काम है, मैं पत्ते भी लेके जाऊंगा, मुझे वुड का काम है, मैं इसकी टहनियाँ भी लेकर के जाऊंगा। तो इस तरह से नहीं, मतलब कि आप इतना शॉक और स्ट्रेस मत दो इन्वायरमेंट को कि वो खुद को रिकवर ना कर पाए। तो रिकवर करने का टाइम दो, यही हुआ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, it establishes minimum standards for the availability, scope and use of 7 forms of intellectual property, namely copyright, trademarks, geographical indications, patents। ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं उनमें आप लोगों को अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। मान लो कि आपने किसी तरह का एक कोई मसाला या मैजिक बनाया है, आपने कोई भी इन्वेंशन किया है, तो वही सेम चीज़ जो है वो कोई और कॉपी करके वही सेम चीज़ मार्केट में ना बेचे किसी और नाम और नेबल के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करवा सकते हो? उसके लिए आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट्स जो हैं वो करवा सकते हो, ताकि एक इंडिविजुअल का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है। इंट्रोडक्शन। Sustainable development emerged after development administration failed to address changing economic and social changes। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तब इमर्ज होने लगता है जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल हो जाती हैं इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को हैंडल करने में, जो वक्त के साथ बढ़ते जा रहे थे। इट वॉज फैसिलिटेटेड बाय अर्लियर डेवलपमेंटल अप्रोचेस एंड फर्स्ट फाउंड एक्सप्रेशन इन हांस कार्ल वॉन कार्लविट्स आइडिया ऑफ सस्टेनेबल यूज इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है, इट वाज फैसिलिटेटेड बाय अर्लियर डेवलपमेंट अप्रोचेस। ये जो है पहले भी कुछ डेवलपमेंटल अप्रोचेस में हम लोगों को देखने को मिला है, जैसे कि हांस का एक आइडिया था कि हम लोगों को सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए जंगलों की चीज़ों का। द कॉन्सेप्ट गेन्ड ग्लोबल रिकग्निशन थ्रू द ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 chaired by Gro Hermel Brundtland, which defined sustainable development as meeting present needs without compromising future generations' ability to meet theirs। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये इस कॉन्सेप्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के या फिर सस्टेनेबल यूज़ के कॉन्सेप्ट ने ज़्यादा रिकग्निशन तब पाई जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है 1987 में। ठीक है, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक डेफिनेशन दिया जाता है इस तरह से कि चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करो कि अभी की जनरेशन बाद के जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें छोड़े। कुछ चीज़ें क्या छोड़े, मतलब कि अभी जो हम लोग चीज़ें यूज़ करें, मान लो कि इसको यूज़ कर रहे हैं तो इतना यूज़ इसको ना कर लें कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमारा काम भी ठीक से चले और आगे आने वाली की पीढ़ी का भी काम ठीक से चले। ठीक है। The report emphasized 2 principles। रिपोर्ट ने 2 principles emphasize किए। Basic needs of humanity। Humanity की क्या basic need है? Priority to food, clothing, shelter, jobs and especially the needs of poor। Limits of development। ठीक है, not fixed but shaped by technology, social organization and environmental capacity। ये 2 principles थे किसके? Sustainable development के।
The 1922 UN Conference on Environment and Development Rio Summit further advanced the idea, adopting Agenda 21 as a global framework for socio-economic and environmental cooperation. देखो यूएन क्या करता है, 1992 में एक कॉन्फ्रेंस रखता है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको रियो समिट भी कहते हैं, जिसमें एजेंडा 21 के आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाता है और उसको ग्लोबल फ्रेमवर्क के रूप में सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉरपोरेशन को पेश किया जाता है कि एजेंडा 27 में जो चीज़ें हैं उसको लोग अपनाएं ताकि जो हमारा वर्ल्ड है, जो इन्वायरमेंट है, वो बेटर हो सके. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स पे बेस्ड है. इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ें. ठीक है, एमिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है कि जो डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके बीच का जो गैप है वो कम हो पाए. देखो जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो फैक्ट्री है, भले ही मतलब मान लो कि फैक्ट्री का मोटिव इस जगह पे बनने का ये है कि ये इतनी बड़ी जो फैक्ट्री का एरिया है, यहाँ पे मतलब इतना बड़ा जो फॉरेस्ट का एरिया है, यहीं पे एक जगह पे ही फैक्ट्री लगाएंगे तो पूरा का पूरा फैक्ट्री का वर्किंग यहीं पे हो जाएगा. हम लोगों को कुछ जगह पे यहाँ छोटी सी ज़मीन लग रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है. हम लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे नहीं बनाएंगे, हम लोग इतनी बड़े फॉरेस्ट को रूइन करके यहीं पे फैक्ट्री बनाएंगे. तो इससे क्या होगा कि इतना अच्छा जो इकोसिस्टम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबली एक जगह अच्छी खासी तरीके से चलती आ रही है, उसको हम लोग वहाँ के इकोसिस्टम को ख़राब कर देंगे. अगर हम लोग यही समझें कि ठीक है, अगर ये फैक्ट्री टुकड़ों में यहाँ 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 बन सकती है, काम हो सकता है, तो क्यों ना ये काम हम लोग करें. ठीक है, तो ये हुआ गैप को कम करने का कोशिश करना, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के बीच का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करना. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेस्ट्स ऑन इट्स 3 पिलर्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो 3 पिलर्स पे रेस्ट करता है, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, विच आर इंटरडिपेंडेंट, जो आपस में मिले हुए हैं. ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन, वाइल अ हेल्दी बायोस्फीयर इंश्योर्स अ स्टेबल सोसाइटी. ह्यूमन्स का जो सर्वाइवल है कुछ चीज़ों डिपेंडेंट है, जैसे मिट्टी, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगी तो कोई भी अनाज उग ही नहीं पाएगा. पानी, फूड और ऑक्सीजन, वाइल अ हेल्दी बायोस्फीयर इंश्योर्स अ स्टेबल सोसाइटी. और ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों को कौन एक हेल्दी बायोस्फीयर दे सकता है, कौन एक स्टेबल सोसाइटी का वादा दे सकता है, इन्वायरमेंट दे सकता है. इन टर्न सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग इनफोर्स वन अनदर. तो सोशल वेल बीइंग रहेगी तो इकोनॉमिक वेल बीइंग भी रहेगी. द एजेंडा 21, a 900-page document, UN document, outlines 4 domains to support these pillars. तो एजेंडा 21 जो है वो क्या करता है कि कुछ 4 डोमेन्स देता है जो कि इन पिलर्स को सपोर्ट करें. सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग. ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन जहाँ पे पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, सस्टेनेबल अर्बन लाइफ को प्लान किया जाए. कंजर्वेटिज्म एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्सेज को कंजर्व और मैनेज किया जाए. प्रोटेक्टिंग फिशरीज एंड कॉम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो लाइफ है, मरीन लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो पेड़ों को काटा जा रहा है उसको कम किया जाए. मेजर ग्रुप्स, एम्पावरिंग वुमेन, एनजीओज एंड लोकल गवर्नमेंट. कुछ ग्रुप्स को पुश देना चाहिए, जैसे एनजीओज हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं. और एम्पावरिंग वुमेन्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वुमेन शुड have to be dependent on the male partner or the family members. उनको empower करना चाहिए. ठीक है, means of implementation, transforming eco-friendly technologies, मतलब कि जो implementation आजकल technologies का हो रहा है उनको ऐसे implement किया जाए कि वो eco-friendly हो. ठीक है, the sustainable development is both a conceptual framework and a process of change. इसीलिए जो sustainable development है वो एक conceptual framework है, मतलब कि ये आपके माइंड को शेप करता है और ये धीरे धीरे जो चेंज को प्रोसेस करता है. इसका एम है कि जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस रहे, सोसाइटी बैलेंस रहे, इकोनॉमिक नीड्स जो हैं वो आज की भी और फ्यूचर जनरेशन की भी पूरी होती रहें. ठीक है,
सोशल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द सोशल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो फोकस करती है ह्यूमन और सोशल फैक्टर्स पे जो कि नेसेसरी है सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये एम्फेसाइज करती है एक ऐसे सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए जहाँ पे सोशियो कल्चरल स्टेबिलिटी हो, मतलब सोसाइटी और कल्चर की स्टेबिलिटी हो, प्रिवेंशन हो इन इश्यूज का, लाइक एलिनेशन, सेपरेशन हो रहा हो, जॉब में मन न लग रहा हो, फ्यूचर की जो अनसर्टिनिटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, और ज्यादातर आजकल जो हम लोगों को हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रही हैं जैसे इबोला, जीका, मेर्स, सार्स, स्वाइन फ्लू एंड कोविड-19, इन सारी इश्यूज से हम लोगों को प्रिवेंशन के लिए क्या मेजर्स लेने हैं, इन प्रॉब्लम से कैसे डील करने हैं, इन ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस से कैसे लड़ना है, तो इन सारी चीजों से हम लोगों को प्रिवेंट करना है खुद को, ताकि हम लोग एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बना पाए। की कंसर्न्स ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड सोशल इक्वालिटी। जो की कंसर्न्स है सोशल सस्टेनेबिलिटी के, मतलब सोसाइटी वाला जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए क्या होना चाहिए कि सोशल इक्वालिटी हो, कोई क्लास सिस्टम नहीं हो कि ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, ये कास्ट वो है, ये वो कास्ट है, ठीक है। हेल्दी इक्वालिटी हो, हेल्थ इक्वालिटी हो कि सारे लोगों को अच्छा से अच्छा हेल्थ सुविधा लेने का पूरा हक हो, कम्युनिटी डेवलप हो, ह्यूमन राइट्स हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एंड लेबर राइट्स हो, ठीक है। Since both economy and environment ultimately impact society, they too are linked with social dimension. देखो, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जो है वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को, इस वजह से ये सोशल डायमेंशन से लिंक है। अ सोशली सस्टेनेबल सोसाइटी इज इक्विटेबल, डाइवर्स, डेमोक्रेटिक, वेल कनेक्टेड एंड कमिटेड टू इंश्योरिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल, ठीक है। एक जो सस्टेनेबल सोसाइटी होगा ना वो हमेशा सबके लिए इक्वल होगा, डाइवर्सिटी वहां पे होगी, मतलब अलग अलग लोग रहे होंगे वहां पे, ठीक है, और डेमोक्रेसी वहां पे होगा, वेल कनेक्टेड होगा, लोग आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं, वो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करती हैं। Now, dimensions of social sustainable development. Since the introduction of 3 pillars of sustainable development, कौन-कौन से 3 pillars थे? Society, economy and environment. The world has progressed significantly. World ने progress किया है significantly. In 2015, the United Nations adopted 17 sustainable development goals. 2015 में United Nations जो है वो 17 sustainable goals को adapt करता है, supported by 193 nations. इसको 193 nations support करते हैं, इसके लिए साइन करते हैं। टू एड्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल एंड चैलेंज, मतलब कि ये सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को केटर करने के लिए इन सारे SDGs को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। The UNRISD developed programs focusing on tackling unsustainable practices, climate change, and inequalities, emphasizing the intersection of social, environmental, and economic issues for the 2030 agenda. फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये एक रिसर्च करने वाली बॉडी है जो सोशल पॉलिटिक्स के अलग अलग डायमेंशंस पे रिसर्च करती है, समझती है, समझाती है लोगों को कि किस एस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है और कैसे चीजें सुधर सकती हैं। तो इसके जैसे कुछ डेवलप्ड प्रोग्राम्स है जो कि फोकस करते हैं कि किस तरह से हम लोग अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से डील कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से डील कर सकते हैं, इनइक्वालिटी से डील कर सकते हैं, ठीक है, और एम्फेसाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इश्यूज फॉर 2030 एजेंडा। और ठीक है, इसने इस सोसाइटी ने क्या किया है कि 2030 एजेंडा भी फिक्स किया है, ठीक है, जहां पे हम लोग किन चीजों पे काम करेंगे, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर काम करेंगे। अमृता सेन highlighted 4 dimensions of social sustainability. अमृता सेन ने 4 डायमेंशंस को हाईलाइट किया है फॉर सोशल सस्टेनेबिलिटी। द फर्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंश्योरिंग एक्सेस टू हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब एंड सिक्योरिटी। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है कि इंश्योर कर पाओ कि आप अच्छे घर में रह रहे हो, हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशन, जॉब और सिक्योरिटी है। फैक्टर्स लाइक पर्सनल डिफरेंसेस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, सोशल क्लाइमेट, कम्युनिटी रिलेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टिंग वेल बीइंग। Challenges including insufficient government funding for social benefits due to prioritization of military spending. देखो, फैक्टर्स लाइक पर्सनल डिफरेंसेस, मतलब हर एक इंसान के पर्सनालिटी अलग हो सकता है उनका, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग हो सकते हैं,
हैं, कोई बीच एरिया के पास रह रहा है, कोई माउंटेन्स के पास रह रहा है, सोशल क्लाइमेट अलग हो सकता है, आजू बाजू के लोग हो सकता है कि पढ़े लिखे हों, हो सकता है कि ना पढ़े लिखे हों, कम्युनिटी रिलेशन हो सकता है कि लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हों, नहीं मिलजुल के रह रहे हों, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वेल बीइंग को अफेक्ट करती हैं कि किस तरह से आप रह रहे हो। चैलेंजेस जो है इन चीजों को और दिक्कत वाला तब बना देते हैं जब गवर्नमेंट जो है अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए फंड ना कर रही हो और मिलिट्रली ज्यादा स्पेंड कर रही हो। ठीक है। इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, while global development indicators have improved, inequality between rich and poor has grown। देखो ग्लोबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के हिसाब से सब कुछ इम्प्रूव हुआ है कि जो इक्वालिटी है वो बढ़ी है, लेकिन जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है ना वो भी बढ़ गया है। मतलब कि अगर लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंस भी बढ़ रहा है। डेवलप्ड नेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट पार्ट ऑफ देयर जीडीपी टू एड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड नेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करें कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जीडीपी के लिए एड करें, उनकी जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करें, बट कॉन्ट्रीब्यूशंस रिमेन इनएडिक्वेट। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी नहीं है। पॉलिसीज लाइक इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम एम टू सपोर्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। ये जो पॉलिसी है इंडिया में कि इंडिया में रिजर्वेशन होते हैं ओबीसीज के लिए, एसटी एससीज के लिए, ठीक है, तो ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए बनाए गए हैं ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके। नाउ सोशल कोहेशन, a cohesive society promotes well-being by ensuring access to institutions, opportunities, and civic participation. Belonging, participation, and contribution strengthen community ties। देखो social cohesion का मतलब सीधा सीधा ये होता है ना कि मिलजुल करके साथ में रहो, अच्छे से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चलेगी, तुमको अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और सिविक पार्टिसिपेशन मतलब कि लोग आपस में जब मिलेंगे जुलेंगे तो उससे होगा क्या कि एकजुटता बढ़ेगी, बिलोंगिंगनेस ना आएगा सेंस। ठीक है। Democracy and governance, effective governance and democracy ensure a proper allocation of resources and social programs। देखो अगर गवर्नेंस अच्छे से होगी, मान लो कि एक कोई ये चीज है, मान लो कि इसमें कुछ अनाज भरा हुआ है, अगर इसको हम लोग अच्छे से गवर्न करके सारे लोगों में बांटेंगे तो वो सही होगा, या कोई भी आए जितना मन हो लेके जाए, ऐसा तो गलत होगा ना। तो अगर गवर्नेंस से और डेमोक्रेसी से किसी भी चीज का प्रॉपर एलोकेशन होगा ना तो उससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं और सोशल प्रोग्राम्स हैं उनका बेनिफिट अच्छे से लोगों को मिल पाएगा। सेम जो है वो एम्फेसाइज करती हैं कि पीपल हैव नॉट जस्ट नीड्स बट ऑल्सो वैल्यूज विच मस्ट बी रिस्पेक्टेड अक्रॉस डाइवर्स जनरेशंस। पीपल लोगों को बस जरूरत नहीं है, उनका रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, उनकी अपनी कुछ डिग्निटी भी है जिनको हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Globalization and trade agreements often prioritize liberation over social welfare, leading to disintegration of communities and loss of collective capacities. This has created a push of collective rights and over common resources like water and वेजिटेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स बढ़े हैं, और ट्रेड एग्रीमेंट्स अक्सर जो फोकस करते हैं वो लिबरलाइजेशन पे फोकस करते हैं। जैसे कि इंडिया जैसा एक, मान लो कोई भी XYZ कोई नेशन है तो उसकी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं जिससे बाहर की कंपनीज जो हैं वो आकर के यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगा सकती हैं। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे उसमें कहा जाएगा कि नहीं, आप अपनी पॉलिसीज को लिबरल करो, दूसरे देशों के लोगों को भी आने दो, इससे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये लिबरलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, ना कि सोशल वेलफेयर पे। सोशल वेलफेयर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है कम्युनिटीज का, जो आइडेंटिटी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, कैपेसिटी, उसका लॉस होता है। ठीक है। देखो अब इसकी वजह से दिस हैज क्रिएटेड अ पुश फॉर कलेक्टिव राइट्स ओवर कॉमन रिसोर्सेज लाइक। अब इसकी वजह से जो कलेक्टिव राइट है, मतलब कि सबका अधिकार है, किसी एक इंसान का वाटर पे, वेजिटेशन पे अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ये जो कॉमन रिसोर्सेज है ना, इस पे पुश क्रिएट होता है इन सारी चीजों की वजह से। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? After the mid-20th century, development became a global priority as nation gained independence। देखो mid-20th century के आसपास से ना डेवलपमेंट जो है वो एक ग्लोबल प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि इसी समय के आसपास बहुत सारे नेशंस को आज़ादी मिलती है colonial पीरियड से। While progress was seen in GDP and HDI, challenges like income inequality, environmental degradation, and loss of cultural heritage emerged, leading to protests and a shift towards sustainable development। ठीक है। अब इस दौरान
कारण क्या होता है कि प्रोग्रेस को जीडीपी और एचडीआई में देखा जा रहा था। जीडीपी क्या है? जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों से मेजर किया जा रहा था प्रोग्रेस को। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो इस रूप में उभर के आए, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी हो गई, इन्वायरमेंट का लेवल गिरने लग गया, कल्चरल लॉसेस होने लग गए, और धीरे धीरे यही सारी जो चीजें हैं ये प्रोटेस्ट्स में शिफ्ट हो गई, और फिर सारे लोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग करने लग गए। इसके की फैक्टर्स क्या है? एक्सपोनेंशियल एरा वो समय है 21st सेंचुरी का जहाँ पे पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, और जो फूड वाटर स्टोरेज है शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, इकोसिस्टम का लॉस हो रहा है, टेररिज्म, पेंडेमिक्स, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हो रही है एक्सपोनेंशियल, मतलब हमारे दुखों को ये मल्टीप्लाई करता जा रहा है। ठीक है, पेंडेमिक का मतलब आई गेस सबको आता होगा, नहीं आता है तो देखो, अगर कोई बीमारी छोटी सी जगह में फैलती है तो वो एपिडेमिक होता है उस रीजन के लिए, लेकिन वो पूरी जगह में फैल जाता है तो वो हो जाता है पेंडेमिक। ठीक है, नाउ रोल ऑफ इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्रीज विथ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, sustainability through corporate social responsibility CSR and promoting eco-friendly products। ठीक है, तो लार्ज जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं और प्ले करती भी हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि कॉर्पोरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। Now, economic stability requires continuous production, balanced debt levels, and avoidance of extreme sectorial imbalances. Human welfare, food, health, housing remains central. देखो, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो रिक्वायर करता है, उसको चाहिए कि जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक चलता रहे, कंटिन्यूटी में चलता रहे जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए। उसके अलावा जो डेप्ट लेवल है, मतलब जो कर्ज का लेवल है वो बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि एकदम डेप्ट में कोई नेशन चला जाए, उसके पास अब अपने अपने आप को गिरवी रख देना होगा, ऐसा सिचुएशन है, इस तरह से नहीं। ठीक है, तो ये, और ह्यूमन वेलफेयर मतलब कि जो भी इकोनॉमिकली इंसान को चीजें चाहिए होती हैं कि हेल्थ केयर चाहिए, हाउस चाहिए, फूड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो सेंटर में रहे, तो ये क्या होगा? ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगा। नाउ, रिसोर्स कंजर्वेशन अप्रोचेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, sustainable use of renewable resources and reinvestment of non-renewable profits into renewable capital। देखो, renewable resources वैसे रिसोर्सेज जिनको आप फिर से यूज कर सकते हो, तो सस्टेनेबिलिटी के साथ इनका यूज करो, री इन्वेस्ट करो, ताकि जो नॉन रिन्यूएबल प्रॉफिट्स हैं उनको रिन्यूएबल कैपिटल्स में बदला जा सके। Safe minimize standards limiting natural resources exploitation to avoid irreversible damage। Safe minimum standard मतलब कि जो natural resources है उनका उतना ही यूज करो जिससे कि वो एक्सप्लॉइट ना हो और हम लोग कोई ऐसा डैमेज ना कर दे जिसको हम लोग बदल ना पाए, जो irreversible हो जाए। Economic theory and policy, markets, pricing and social decision making must integrate moral imperative governments and values। देखो, इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी क्या कहता है कि मार्केट, उसकी प्राइसिंग, सोशल डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीजों को जरूरी है कि ये आपस में साथ मिलकर के चले, ताकि इससे क्या हो कि गवर्नेंस जो है अच्छे से हो सके, वैल्यूज जो है वो अच्छे रह सके। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि 3R से इसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, मतलब कि चीजों की जो तुम्हारी नीड है उसको कम करो, चीजों को हो सके तो रीयूज करो और रिसाइकल करने की कोशिश करो। अनलाइक सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर economy emphasizes environmental performance using natural material, green financing and recycling methods। तो सस्टेनेबिलिटी जहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो, उस तरह से नहीं देख करके जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो कहती है कि इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, नेचुरल मटेरियल को फोकस करो, ग्रीन फाइनेंसिंग करो, रिसाइकल करो मेथड्स को, जैसे कि क्लोथ को दोबारा पहनो, मोबाइल को रिफर्बिश करो। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आया है, किधर गया, ग्रीन फाइनेंसिंग। ये जो टर्म है ना, ये कहने की कोशिश करता है कि आप अपने पैसे वहां लगाओ जहां से इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो ग्रीन फाइनेंसिंग वही हुआ। नाउ यहाँ पे देखो, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? यूज ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स, नॉन टॉक्सिक एंड रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स, क्लीनर प्रोडक्शन, यूज ऑफ फ्यूअर रिसोर्सेज, मेनली बायोडिग्रेडेबल। इस तरह से ये सर्कल चलता है। अगर याद रहे ना तो ये सर्कल बनाने की कोशिश करना, या ये एक सर्कल अपने माइंड में भी तुम क्रिएट कर सकते हो कि रिसाइकल, वेस्ट, रीयूज, ऐसे करके कुछ भी बनाना। ठीक है, देखो, द फिगर गिवन हियर एक्सप्लेन्स हाउ इकोनॉमी कैन बी इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड पॉजिटिवली अफेक्ट सोसाइटीज।
ठीक है, ये फिगर तुमको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि कैसे तुम इकोनॉमिकली काम करते करते भी अपनी सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हो, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, बस तुमको चॉइसेस सही लेने हैं। द थ्री कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड फॉर द कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन रेस। एवरीबडी विंस बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रिजर्व्ड। द इकोनॉमी, ओके, इतना पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड इज वन दैट कैन विथस्टैंड स्ट्रेसर्स एंड शॉक्स वाइल एनहांसिंग कैपेबिलिटीज एंड एसेट्स विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, देखो सस्टेनेबल लाइवलीहुड वो लाइवलीहुड होगा कि आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेस भी दे दो, थोड़ा सा शॉक भी दे दो, फिर भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी उस इन्वायरमेंट की, उस शॉक को झेलने की, वो बढ़ती ही रहेगी और आपको जो चीज़ें वहाँ से एसेट चाहिए होंगे वो विदाउट एनी नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म किए आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बिल्डिंग सच लाइवलीहुड्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लोकल इंस्टीट्यूशंस। इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग लोकल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए होंगे जो इसके लिए काम करें। अब ये लोकल इंस्टीट्यूशंस कौन हो सकते हैं? ये लोकल इंस्टीट्यूशन होगी गवर्नमेंट, एजेंसीज, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID proposed a sustainable livelihood framework based on the following principles। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने क्या किया है, ये कुछ बेसिक फ्रेमवर्क्स दिए हैं जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्या अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को अचीव करने के लिए। People centered, recognizing group differences, cultural alignment and adaptability। लोगों को समझने की कोशिश करो कि ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और अडेप्टेबिलिटी के लिए उन लोगों को प्रेज करो। नाउ responsive and participatory, community participation in decision making and external agencies being responsive to the poor। community की responsibility होनी चाहिए कि वो participate करे decision making में, external agencies में, और response करे poor लोगों के लिए। ठीक है, multi level, tackling poverty at both micro livelihood activities and macro level, structure people policies levels। देखो multiple levels पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि मान लो कि अगर कोई एक NGO है जो कि डिसेबल लोगों के लिए चलता है तो आप उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन एक डिसेबल इंसान की अलग अलग नीड्स भी होती हैं। लाइक दे रिक्वायर स्पेशल वॉशरूम्स, गुड स्टेयर केसेस, लिफ्ट्स, जो कुछ भी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है उनकी भी ज़रूरत है। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी और लाइफस्टाइल के बारे में सोचना पड़ेगा। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, सबको साथ में आकर के पार्टनरशिप करते हुए सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। डायनेमिक, पॉलिसीज मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। पॉलिसीज को अडेप्ट करना होगा उस हिसाब से जिस हिसाब से सोसाइटी को चीज़ों में बदलाव चाहिए। इस हो गया सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, मतलब कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है उसको ज़रूरत है इस चीज़ को इंटीग्रेट करने की। किस किस चीज़ को? इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशंस, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। जो प्राइवेट सेक्टर है थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेज अ वाइटल रोल बाय सपोर्टिंग कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम लाइक ट्री प्लांटेशन एंड क्लीनिंग ड्राइव्स। देखो जो CSR है, जैसे कुछ जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि प्लांटेशन ड्राइव चलाती हैं, क्लीनिंग ड्राइव चलाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाती हैं इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स करके। ये जो इनिशिएटिव्स हैं गुडविल को प्रमोट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट के लिए। लेकिन और करप्शन जो है इसमें मेजर बैरियर के रूप में उभर के आते हैं। वीक इन्फोर्समेंट इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड करप्शन इन इंस्टीट्यूशंस डिस्टर्ब सस्टेनेबल सप्लाई चेन। देखो जो वीक इकोनॉमिक डेवलप्ड नेशंस हैं या फिर जो जोन्स हैं वहाँ क्या हो रहा है कि करप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब उसके अच्छे से चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। इन हेल्थ केयर फॉर एग्जाम्पल फ्री मेडिसिन ऑफर एंटर ब्लैक मार्केट। देखो हेल्थ केयर में क्या हो रहा है कि जो फ्री मेडिसिन हैं जो पुअर लोगों के लिए प्रोवाइड करी जानी चाहिए वो ब्लैक मार्केट में चली जा रही हैं। इन डेंजरिंग द पुअर लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। नाउ करप्शन अंडरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। करप्शन जो है वो अंडरमाइन होता जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरमाइंस? करप्शन की वजह से क्या हो रहा है, अंडरमाइन मतलब कि वीक होता जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट. इंटरनेशनल एजेंसी लाइक ADB, OECD, Transparency International and the World Economic Forum monitor corruption through tools like corruption perception index and push countries to adopt effective anti corruption strategies. तो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं लाइक ADB, OECD, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये सारे जो हैं ये करप्शन पे अपना लुक रखने की कोशिश करती है, मॉनिटर करने की कोशिश करती हैं और कंट्रीज़ को एंटी करप्शन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने के लिए पुश करती हैं. Environmental components of sustainable development. अब environmental क्या component है? The third component of sustainable development is the environmental component, ठीक है, which is being damaged due to the adverse effect of economic growth and social inequalities. देखो जो थर्ड पिलर है वो क्या है, वो इन्वायरमेंटल पिलर है और इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, डैमेज हो रहा है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो सही ढंग से नहीं हो रही हैं. ठीक है, द थ्री कंपोनेंट्स ओवरलैप ईच अदर बिकॉज दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. अब ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ना, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं. चीप फॉसिल एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हैज़ अनडाउटेबली लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एट हाई स्पीड. देखो जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस हैं, इनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट में डैमेज भी हुआ है इन्वायरमेंट को, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वो क्रिएट हुई हैं. ये एक मेजर है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आज के दिन में हो रहा है. ओरिजिनली द जॉन्सनबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइज्ड ऑन, देखो जॉन्सनबर्ग प्लान जो है वो ये हम लोगों को क्या बतलाता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ते हैं. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें हम लोगों को बायोमास और एनर्जी का यूज़ करना चाहिए. नाउ चेंजिंग द अनसस्टेनेबल पैटर्न्स, हम लोगों को अनसस्टेनेबल पैटर्न्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे कहीं जाओ तो पॉलीथीन चाहिए ही, प्लास्टिक का यूज़ करना ही है, कपड़े के बैग को कैरी करो, ठीक है. पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी और हैबिट होती है, दे वोंट कैरी अ कपड़ा का झोला, दे विल डिमांड अ प्लास्टिक बैग. ठीक. Now moving towards cleaner production and eco-friendly efficiency, inclusion of private companies and authorities. Focus areas include transportation, waste and chemicals, protecting and managing the natural resources based on economic and social development, improvement of health infrastructure to deal with the adverse impact of environmental damage. Integration of economies and societies in a globalizing world, assisting small island states with technology, capacity building, coastal biodiversity, etc., regional efforts in Africa and Latin America, and means of implementation and institutional framework upgradation. ठीक है, वन बाय वन क्या है कि बायोमास का यूज़ करो, एनर्जी का यूज़ करो, ठीक है, अनसस्टेनेबल पैटर्न्स को दूर करो, ठीक है. उसके बाद फिर क्लीनर प्रोडक्शन की ओर जाओ, प्राइवेट कंपनीज और अथॉरिटीज़ को इंक्लूड करो कि वो सारे जो भी हैं वो सारे भी इन्वायरमेंट को हेल्प करें, ठीक है. फोकस करो ऐसे एरियाज़ पे फोकस करो जहाँ से सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और केमिकल्स, उनको रेगुलेट करने की कोशिश करो, प्रोटेक्ट करो, मैनेज करो नेचुरल रिसोर्सेज को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करो, ठीक है. इकोनॉमी और सोसाइटी को आपस में इंटीग्रेट करो, ठीक है. स्मॉल आइलैंड्स को टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जो कि हम लोगों को जॉन्सनबर्ग प्लान में बतलाया गया था. Now, growth and environment. The Brundtland Report 1987 highlighted the strong link between sustainable development and poverty reduction, showing that poverty alleviation is essential for environmental protection and overall sustainability. ठीक है, देखो ब्रंटलैंड की जो रिपोर्ट है जो 1987 में आई, वो हम लोगों को बतलाती है कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है और पॉवर्टी रिडक्शन मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाना, जो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, और किस तरह से
पोवर्टी रिडक्शन जो है वो आपस में कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पोवर्टी को हटाने के लिए हम लोगों को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी। सस्टेनेबल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, improve quality of life and minimize irreversible impacts of human activities such as pollution, population growth and resource depletion। देखो, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो एम करता है कि बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा कम से कम नुकसान पहुंचाए और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो, इरिवर्सिबल चेंजेस जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हो रहे हैं वो कम से कम हो। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स डिप्लेशन। ठीक है, टू अचीव दिस बैलेंस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू सोशियो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, ऑफन थ्रो ट्रेड ऑफ्स बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। देखो, बैलेंस करना होगा हम लोगों को इन्वायरमेंटल कंसर्न को देखते हुए सोशियो और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को हम लोगों को ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि हम लोगों को डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में क्या ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कॉज हो रहा है, तो प्लांटेशन को भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ 3 डायमेंशंस, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। जो 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो यही कहता है कि हम लोगों को इन तीनों में एक बैलेंस बना के चलना होगा। The UN ESCAP suggest 4 major policy shifts for better integration। ठीक है, तो इसने 4 मेजर पॉलिसीज़ दी हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बेटर इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। पहला है कि मेकिंग सोशल जस्टिस एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी सेंट्रल पॉलिसी गोल्स। मतलब कि अपने सेंटर में हम लोगों को, मतलब कि मेन तरीके से इसको ट्रीट करना होगा सोशल जस्टिस को और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को। मतलब कि समाज में इक्वालिटी रहे और हर एक इंसान एक चीज़ के बारे में सोचे कि क्या ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म आउटकम्स। शॉर्ट टर्म आउटकम्स पे हम लोगों को फोकस नहीं करना होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने होंगे। रिप्लेसिंग जीडीपी विद बॉर्डर मेट्रिक्स दैट मेजर सस्टेनेबल प्रोग्रेस। और जीडीपी को रिप्लेस करना होगा ऐसे मेजर्स से जो सस्टेनेबिलिटी को, सस्टेनेबल प्रोग्रेस को मेजर कर पाए। रिकग्नाइजिंग द लिमिट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज के लिमिट्स को देखना होगा, विच कैन नॉट ऑलवेज बी सॉल्व थ्रू टेक्नोलॉजी। ये हमेशा टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं हो सकती है। नाउ, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना होगा। कौन से इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना होगा? ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा जो इंस्टीट्यूशंस इन सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। पॉलिटिकली कमिटमेंट्स को पूरा होना होगा। इंक्लूसिव विजन देखना होगा हम लोगों को, ताकि हम लोग जो ये सारी पॉलिसीज़ हैं इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। टूल्स लाइक इनपुट आउटपुट एनालिसिस हेल्प बैलेंस नेचुरल रिसोर्सेज यूज विथ गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट्स। ठीक है, जो टूल्स हैं लाइक इनपुट आउटपुट जो है वो बैलेंस करने में हेल्प करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के साथ आते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इनपुट्स हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आउटपुट हैं। तो इनपुट और आउटपुट टूल्स को हम लोगों को इसको एनालिसिस करके इसको बैलेंस करना होगा। कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड जो है वो सक्सेसफुली अडॉप्टेड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस विथ मल्टीपल इंडिकेटर्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो न्यूजीलैंड जैसी जो कंट्री है उसने SDG के जो गोल्स हैं उसको सक्सेसफुली अचीव किया है। कूडोज, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, मैं अब सारे के सारे स्लाइड्स प्रेजेंट करूंगी जो कि क्वेश्चन एंड आंसर के स्लाइड्स होंगे। मैं क्वेश्चन एंड आंसर को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ एज़ यूजुअल। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन आंसर का, जो भी आपको जैसा भी मन करे। मेरी सजेशन के हिसाब से आपको चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, अदरवाइज जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारी सीरीज़ स्टार्ट की हैं, कुछ ख़त्म की हुई हैं और जो शुरू की हैं वो रेगुलरली अपडेट भी हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो मे बी वो मेरे इस चैनल में अवेलेबल हो, तो आप जाकर के लिंक में एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स ज़रूर चेक करना। सारे के सारे प्लेलिस्ट्स के लिंक वहाँ अवेलेबल हैं। Okay, so apart from that, if you guys want me to make any explanatory video on any other subject, feel free to comment down below, and all the best for all of your examinations. Bye bye.